Hey there, this is going to be the last part of optical isomerism, and in this video we'll be covering the topics like the difference between enantiomer and diastereomers, what are meso compounds, what do you mean by prochiral molecules, the difference between retention and inversion of configuration, how do you bring about racemization and resolution, and what is the difference between the two. And with this, all the topics regarding optical isomerism would be done. So let us begin with enantiomers एंड डायस्टीरियोमर्स. पहले हम enantiomers को करते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर डायस्टीरियोमर को करके समझेंगे एंड देन डिफरेंसेस को समझते हैं. सबसे पहले enantiomers हम पहले दो पार्ट्स में भी इनके बारे में कुछ ना कुछ बात कर चुके हैं. enantiomer वो ऐसे दो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है. वेरी इजी डेफिनेशन, दे आर आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर which are non superimposable mirror images of each other. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको बहुत से टॉपिक्स इसमें ऐसा लगेगा जैसे व्हाट यू मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजिबल, राइट, या ऐसे कुछ वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखा जाए, उसके बाद इस पार्ट पे आना. ओके, तो बाकी इफ़ यू हैव द नॉलेज देन यू आर गुड टू गो, सारे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहते हैं एनांटियोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को कहते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है. मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकती. मतलब एक दूसरे की डिट्टो सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम ये वाला लेफ़्ट वाले को उठाकर राइट वाले के ऊपर प्लेस करें तो बेसिकली राइट वाले में जहाँ BR है, लेफ़्ट वाले में उस जगह पे क्या आता है, BR. Wait a minute, there's a mistake with this one. Wait a minute, there is a mistake. Okay, so here is supposed to be an H. Oh, I should write it in a nice way, right? So here H is supposed to be there. Instead of this BR you are going to have H, and instead of this H you are going to have a BR. That is going to be the proper mirror image of it. And now you can see कि जहाँ यहाँ पे फर्स्ट वाले का आपको H आ रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले का H है, करेक्ट, तो वहाँ पर सेकंड वाले का BR है और दूसरे हैंड्स में भी ऑपोजिट है, जिसके कारण जब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर प्लेस करूँगी तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. इन्हीं को कहते हैं इनांशियोमर. अब इनांशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिकल होती है. देखो, एक वर्ड होता है सिमिलर, एक वर्ड होता है आइडेंटिकल. सिमिलर का मतलब एक जैसी, जैसे मैं और मेरी सिस्टर्स हम एक जैसे हैं, या मेरा कोई ब्रदर है तो हम एक जैसे हैं. बट आइडेंटिकल वर्ड यूज़ करते हैं जस्ट लाइक द आइडेंटिकल ट्विंस, कि ये तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं बिकॉज दे हैव द सेम फेशियल फीचर्स, करेक्ट. तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का हिंदी में मतलब कहें तो डिट्टो कॉपी, कट कॉपी पेस्ट. और अगर हम सिमिलर कहें तो सिमिलर का मतलब है कि यार एक जैसे हैं, सेम टू सेम नहीं है, एक जैसे से हैं, सिमिलर कहते हैं उसको हम. तो यहाँ पे हमारे जो एनांशियोमर है वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दोनों ब्रदर्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब सेम होगा. नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं यार इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है. देखो, मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल CP लिखा है विच रिप्रेजेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओनली. तो कहते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो आइडेंटिकल होती है, कट कॉपी पेस्ट वाली, लेकिन इनका ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है. अब वो क्या डिफरेंस है उसको देखना. बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट में कहता है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, कहता है दोनों ही अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. बट द डिफरेंस इज दैट आफ्टर मिक्सिंग टू enantiomer द मिक्सचर मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. कहता है देखो, अपने आप में दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी. अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपकी एनांशियोमर की आ रही है कि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट ओवर हेयर एज वेल. कहते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. कहते हैं इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ना फ़र्क आता है. क्या फ़र्क आता है? देखो, जो एनांशियोमर में से कोई एक एनांशियोमर राइट को लेफ्ट की तरफ घुमाता है, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाता है, और दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमाता है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाता है. तो इसे हम कहते हैं कि ये दो इनांशियोमर्स हैं, ठीक है. वो लाइट को डिफरेंट तरफ घुमाएंगे, लेफ्ट में एक घुमाएगा, दूसरा राइट में. एंड एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो ये है एंगल. अगर पहला 45 डिग्री लेफ्ट में घुमाता है तो दूसरा 45 डिग्री राइट में घुमाएगा. तो ये इनांशियोमर का पेयर की प्रॉपर्टी हो जाती है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, आइडेंटिकल होती है. इनफैक्ट क्या फ़र्क आता है यहाँ पे, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है इसकी
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली सेम होती है, बिहेवियर भी हमने बता दिया इसका। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डायस्टीरियोमर में। इनैंशियोमर में जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कायरल सेंटर था और डायस्टीरियोमर में हमें वहाँ पे 2 दिखेंगे, तो हाँ ठीक है, डाई का मतलब भी 2 होता है ना। नाउ द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कहता है यार ये ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर है जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बस खत्म बात यहीं पे। क्या बात है कि यार ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं है। इनैंशियोमर एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, बल्कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है ही नहीं। इनमें पता क्या होता है, यहाँ पे 2 जैसे मैंने बताया कायरल सेंटर है, तो कहते हैं इनमें से या तो इनका अपर बॉडीज़ मिलती होंगी, लोअर बॉडीज़ में एक दूसरे की मिरर इमेज देखने को मिलेगी, या फिर इनके लोअर बॉडी मैच करती होगी एग्जैक्टली, अपर बॉडी एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, जिस कारण हम पूरा एज अ कंप्लीट तो नहीं कह सकते एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन हाँ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मिरर इमेज और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम टू सेम होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छी है यहाँ पे। आई शुड डिलीट द पार्ट और सॉरी इरेज द पार्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो अब हमारा फोकस डायस्टीरियोमर्स पे होना चाहिए। तो राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, HCl करेक्ट। यहाँ पे क्या है HCl, लेकिन नीचे क्या है ClH। तो अगर हम अपर पार्ट देखें, अपर पार्ट मतलब ये वाला जो कार्बन के अराउंड देखें, तो क्या क्या ग्रुप लगा है, उसके ऊपर लगा है CH3, हाँ जी, दूसरे में भी ऊपर लगा है CH3, लेफ्ट में H, हाँ जी लेफ्ट में H, राइट में Cl, हाँ जी राइट में Cl। तो ये अपर पार्ट क्या है, सेम टू सेम, लेकिन नीचे वाला पार्ट देखो आपको एक दूसरे की मिरर इमेज देखने को मिलने वाली है। तो बस यही होते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, यहाँ पर आइडेंटिकल थी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं यार इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर, एक जैसी सी। और अगर इनका PPL की रिगार्डिंग बिहेवियर देखें तो कहते हैं यार ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर हम इनको एक्टिव या इनएक्टिव में से किसी एक टर्म के लिए रख भी दें तो ठीक है। अब इनके बीच में हम कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन तभी मैंने लास्ट में रखा है पॉइंट, क्यों, ताकि एक बार इनको समझ लेते हैं फिर इनका कंपैरिजन करते हैं। तो चलो जी इसको हाईलाइट करते हैं टॉपिक को। वेल लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले पेन को चेंज किया, लाइन की थिकनेस को इंक्रीज़ किया, एंड हियर वी गो। डेफिनेशन सबसे पहले दोनों की प्रोवाइड कर देंगे कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन में प्रोवाइड करेंगे कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती ही नहीं है। डन। एग्जाम्पल्स हम दोनों में दे सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, इट इज़ सपोज टू बी H एंड इट इज़ सपोज टू बी BR, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे एग्जांपल प्रोवाइड की, यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी एग्जांपल जिसमें अपर पार्ट सेम है दोनों में और लोअर पार्ट एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आइडेंटिकल, यहाँ पर सिमिलर। बिहेवियर टुवर्ड PPL मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये पूछा जा रहा है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ऐसे तो एक्टिव होता है, लेकिन मिक्स करने के बाद ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर राइट नाउ। पता चलेगा वो कौन सा कंपाउंड है उसको लेकर। अब यहाँ पे अगर हम डायस्टीरियोमर की बात करते कहते हैं यार वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो विद दिस योर डिफरेंसेस बिटवीन एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स आर डन। व्हाट आई विल प्रेफर इज कि आप इसको एक बार खुद ये डिफरेंसेस एक बार वीडियो देखने के बाद खुद इनको अपने हाथ से उसको और शॉर्ट हैंड में लिखने की कोशिश करना, बिकॉज आई सपोज कि नोट्स आर सपोज टू बी शॉर्टर वन ओनली। जो क्लास नोट्स होते हैं वो उनको आप चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये आपके एग्जाम से पहले दिन के नोट्स होते हैं, तो अपने एग्जाम से पहले दिन देखने हैं। तो वो अभी जो आप वो नोट्स टाइमली बनाओगे दैट विल बी बेटर, और वो नोट्स शॉर्ट हैंड ही होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, टॉपिक आई शुड से, मीसो कंपाउंड। अब यार मीसो कंपाउंड बहुत सही लगते हैं मुझे, क्यों, क्योंकि एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों होती है इनएक्टिव, क्योंकि इनके अंदर बेचारों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। देखिए जरा ऐसे, चलो देखिए, कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कायरल कार्बन एटम। चलो इसको तोड़ते हैं एक डेफिनेशन को और समझते हैं। कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका रीज़न वही है जो मैंने बताया कि इनके अंदर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके देखते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज राइट इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कायरल कार्बन सेंटर। एंड यहाँ पे आप इसको बाद में आप लिख सकते हो कि जैसे देखो ना कि आप फर्स्ट वाले को पूरे को 180 डिग्रीज घुमा दोगे तो आपको फर्स्ट को घुमाने पर सेकंड मिल जाता है, करेक्ट। तो इसके लिए हम कहते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत की बात नहीं, ये मत सोचना कि एग्जैक्ट उठा के रखूँगी तो दोनों OH के ऊपर H आ रहे हैं और दोनों H के ऊपर OH आ रहे हैं, तो हम अगर 180 डिग्री घुमा देंगे तो वर्क विल बी डन। इनसे पहले वाले जो केसेस हो रहे थे ना उनमें क्या होता था,
दोनों के लिए अलग अलग केस देखने को मिल जाता था। अगर एक में OH के ऊपर OH आ रहा है तो दूसरे में OH के ऊपर H आ रहा था, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, जैसे हमने डायस्ट्रोमर में देखा। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक दूसरे की सुपर इम्पोजिबल है अपने मिरर इमेज पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले को 180 डिग्री घुमा दिया जाए। देखो, जब 180 डिग्री घुमाना होता है ना, इसका मैं सिंपल भाषा में कहती हूँ कि लेफ्ट वाले हाथ का सामान राइट वाले हाथ को पकड़ा दो, राइट वाले हाथ का सामान लेफ्ट वाले हाथ को पकड़ा दो, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों जी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। कहता है अच्छा, हम करके आ चुके पार्ट 2 में हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मैंने साफ बताया था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह मैंने ड्रॉ किया। आई गेस द नोट्स आर गुड इनफ। अब एक छोटी सी बात और, कहते यार यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है? ये इनएक्टिव है, लेकिन इनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? चलो इसको देखते कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कायरल कार्बन। कहते यहाँ देखो, कायरल कार्बन का मतलब होता है 4 डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ COOH, एक तरफ CHOH, COOH। कहते यार यहाँ पे तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, ऊपर के लिए भी देखो, नीचे के लिए भी, इधर भी देखो, उधर भी। कहता चारों ही कार्बन को अगर हम देख लें तो चारों के चारों कार्बन जो है वो कायरल है। तो कायरल कार्बन जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। जब भी कोई कायरल कार्बन का सीन है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये तो इनएक्टिव है। इसका रीज़न क्या है? ये भी हमने कल किया था कि द मॉलिक्यूल एज अ होल शुड बी कायरल। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल में क्या नाम है, सिमेट्री आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो कोई अगर पूछे व्हाई आर मिसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन यू हैव टू प्रोवाइड दैट दे हैव plane of symmetry and that is the reason why they are optically inactive in nature। अब इसके बाद है प्रोकायरलिटी और प्रोकायरल मॉलिक्यूल। ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आती है एंड आई गेस इट्स एन ईजी टॉपिक, वेरी ईजी वन। क्या है देखो, अ कायरल का एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी प्रोकायरल इफ ऑन रिप्लेसिंग वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम विद एनी सब्स्टिट्यूएंट वी ऑब्टेन अ कायरल सेंटर। कहते हैं यहाँ पर ना क्या है, हमारे पास एक कार्बन होगा, उसके साथ में 4 ग्रुप्स लगे हैं, उनमें से किसी एक ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ पे हम हाइड्रोजन ही लेंगे फॉर श्योर, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और ग्रुप के साथ। अगर हम हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप के साथ एक्सचेंज कर दें तो उसके बाद वो कायरल सेंटर बन जाए। तो यार खुद सोचो, कायरल सेंटर का मतलब होता है चारों ग्रुप डिफरेंट, और ये कह रहा है अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया गया ना और उसकी जगह कोई और लग गया तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि पक्की बात इसमें 2 पहले से हाइड्रोजन रहे होंगे, जिस कारण आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 ग्रुप तो है, चौथा ग्रुप हाइड्रोजन होने के कारण इसमें 4 ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, 2 ग्रुप सेम आ रहे थे। तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह जैसे यहाँ पे इन्होंने फ्लोरीन लगाया, हम फ्लोरीन लगा देंगे, जिस कारण अब कायरल कार्बन बन गया है। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो अब वो जाके ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो कहते हैं यह प्रो कायरल मॉलिक्यूल एक ऐसा कार्बन, या कह लो प्रो कायरल सेंटर कौन सा होता है, कहते हैं कि ऐसा कार्बन एक मॉलिक्यूल में, उसे प्रोकायरल तभी कहेंगे अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करें किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ तो हमें एक कायरल सेंटर मिल जाए और वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्रोकायरलिटी इज द फिनोमिना बाय विच अ कार्बन एटम बिकम्स अ कायरल सेंटर। कहते हैं यार प्रोकायरल समझ आ गया किसे कहते हैं, प्रोकायरल सेंटर वो भी समझ आ गया, लेकिन व्हाट इज प्रोकायरलिटी? कहते हैं उस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना के कारण ये सारा खेल रचा जा रहा है उसको हम प्रोकायरलिटी कहते हैं। अब बड़े ध्यान से एग्जाम्पल देखो, बहुत स्पष्ट शब्दों में एग्जाम्पल बनाई है और लिखी भी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऊपर है हाइड्रोजन, एक तरफ Cl, एक तरफ ब्रोमीन, एक पैरों में H। कहता है फिर इसमें से अगर हम H पॉजिटिव हटा दें और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उसके कारण अब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक कायरल मॉलिक्यूल। कहता है हेयर H इज रिप्लेस्ड बाय F मेकिंग द सेकेंड कंपाउंड कायरल इन नेचर। तो इसके साथ में हमारे क्या डन हो जाता है, प्रोकायरलिटी भी। नाउ वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है, खुद भी सोचिए। देखो मेरे पैसे हारा नहीं मैं, रिटेंशन हो गए मेरे पैसे, इसका मतलब मेरे पैसे मेरी तरफ से गए नहीं, सेम टू सेम पड़े रह गए मेरे पास। ए था तो ए बच गया, 100 रुपये थे तो 100 रुपये बच गए। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन का मतलब यार ये वर्ड तो हम पहले भी सुन चुके हैं। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इन्वर्ट होना मतलब बदलना, है ना।
तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब होता है जब कन्फिग्रेशन सेम टू सेम रही, इन्वर्जन का मतलब जब कन्फिग्रेशन बदल गई। और डेफिनेशन को देखें तब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं किसी चीज़ से, एंड देन विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट। देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, कहता है इफ़ द कन्फिग्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज द सेम द रिएक्शन इज सेट टू प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। कहता है आपके पास यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट है, रिटेंशन की मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी जो कन्फिग्रेशन थी प्रोडक्ट की भी अगर वही कन्फिग्रेशन आ जाए तो हम कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है, कन्फिग्रेशन में बदलाव नहीं हुआ। ठीक, तो कहता ये 2 स्टेप रिएक्शन जब हम करते हैं तो मोस्टली तब हमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है। अब कैसे आप इसको देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स लगा हुआ था, एक ग्रुप था, हमने क्या किया उस एक्स को पहले हटाया, हट गया एक्स। जब एक एक्स हटता है, मान लो एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो आपको पता है अगर वो एक्स हट रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा बॉन्ड के दोनों। और देखो अगर आपको एरो हेड्स में प्रॉब्लम आती है तो जब एक एरो हेड ऐसे लगाओ पूरी कंप्लीट एरो, तो इसका मतलब है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर गया। तो यहाँ पे एक्स अपना भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है मैं बहुत डेप्थ में समझाती हूँ टॉपिक्स, ताकि जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं उसको भी समझ आ जाए। बॉन्ड किससे बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं अपने अपने तो ये ऐसे हम एरोस बनाते हैं। पर अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन कोई एक भूखा इंसान इनमें से ले जाए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है हम ऐसे शो करते हैं। तो देखो यार, जिसने अपना लिया, अपना इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल ही करेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, और जो पीछे छूट गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बेचारे ने। तो यहाँ पे ऐसे ही कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बन गया। अब सामने से ही न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाएगा। इसे मैं हमेशा कहती हूँ फ्रंट डोर से गेस्ट्स बाहर निकले, आप फ्रंट डोर से आके लगे, या मान लो आपकी कोई मानो दिवाली है और रेगुलर बेसिस पे मतलब हर 10-15 मिनट बाद ऐसे गेस्ट आते ही जा रहे हैं, तो एक गेस्ट फ्रंट गेट से बाहर निकले और पिछले गेट फ्रंट गेट से ही फिर दूसरे गेस्ट अंदर आ गए, तो जहाँ पहले गेस्ट बैठे थे एग्जैक्ट सोफ़ा पे वहीं दूसरे गेस्ट आकर बैठ गए, तो इसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई, कोई किसी को बदलाव नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं इन्वर्जन पे। तो कहता है इन्वर्जन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आसान है, चलो इसको देखें। कहता है इफ़ द कन्फिग्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर ऑपोजिट। कहता है अगर किसी रिएक्शन के होने के बाद जो रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन थी और जो बाद में प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन आई उसमें अगर बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हुआ है विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो कहता है ये सिंपली एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। अब कैसा हुआ मैं समझाती हूँ। मान लो फ्रंट डोर से एक गेस्ट आपके बाहर जा रहे हैं, अभी गए नहीं है अपनी, जैसे मान लो सोफ़ा की सीट थी उसके पास एक खड़े ही हुए हैं फ़िलहाल, तो बैक डोर से आपके गेस्ट और आ गए, तो क्या होगा, वो जो खड़ा हुआ गेस्ट है वो अभी तो वहीं पर खड़ा है ना, तो अब लोग क्या करेंगे, आगे आगे शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है अगर मैं इनको बनाऊँ ऐसे डब्बे डब्बे बनाकर, मान लो 1 2 3 सोफ़े लगे थे, ठीक है, और आपके जो गेस्ट है ना वो आपके इस सोफ़ा पे आपके गेस्ट थे, यहाँ पे आप लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसा सीन था। अब यहाँ है आपका फ्रंट डोर और यहाँ है आपका बैक डोर। मान लो बैक डोर से आपके रिलेटिव्स और आ गए, 2 गेस्ट और आ गए, तो होगा क्या, ये तो खड़े हो गए थे, तो जाने वाले थे, तो ये यहाँ से जाने लगेंगे। फिर आप में से, चलो ऐसे तो मोस्टली यही होता है कि हम उनको बोलते हैं कि चलो आप उनकी जगह बैठ जाओ, लेकिन देखो जब तक हमें सीट तो देनी पड़ेगी ना, जब तक गेस्ट गया नहीं और वो कम्प्लीटली आ रहे हैं, है ना, तो जब तक वो कम्प्लीट गए नहीं, तो आपके घर के लोग उन गेस्ट की जगह पे जाकर बैठ जाएंगे, है ना। तब गेस्ट थोड़े से आगे बढ़े तो आपके घर के लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए। फिर जो न्यू गेस्ट आए हैं वो अलग सोफ़ा पे बैठेंगे, पुराने गेस्ट कहाँ बैठे थे यहाँ, न्यू गेस्ट कहाँ बैठेंगे यहाँ, जिसके कारण जो कन्फिग्रेशन थी वो क्या हो गई, बदल गई, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्टेप में हुआ, फ्रंट डोर से उन्होंने जाना था और ये बैक डोर से आ गए तो पीछे से आके बैठ गए, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम रिटेंशन के साथ इसको कंपेयर करें तो रिटेंशन में क्या होता है, पहले वो जाती हैं फिर दूसरे आती हैं, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है रिटेंशन, और 1 स्टेप रिएक्शन होता है हमारा रेजोल्यूशन। आप देख सकते हैं एक एरो में आपका एक्स बाहर जा रहा है और पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल आके लग रहा है। पता है ना न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कोई भी हम एलिमेंट या ऐसे कोई भी ग्रुप को कह सकते हैं या एटम को कह सकते हैं जो न्यूक्लियस का भूखा हो, मतलब उसके ऊपर खुद भी मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये कह सकते हैं उसमें खुद में या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, और नेगेटिव चार्जेस या लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, न्यूक्लियस को, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेसमाइजेशन एंड रेजोल्यूशन पे।
रेसमाइजेशन का क्या मतलब है? तो रेसमाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इनैंशियोमर of an optically active compound is converted into a racemic mixture which is optically inactive in nature by mixing the two in equal amount। कहते हैं यार रेसमाइजेशन और रेजोल्यूशन एक दूसरे से एकदम उल्टे तरीके हैं, ठीक है, पहले बता रही हूँ, एक दूसरे के ऑपोजिट। रेसमाइजेशन में हम क्या करते हैं, दोनों इनैंशियोमर को आधा आधे मात्रा में मिला देते हैं। ये आधी आधी होने वाली थी, थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है आई नो, बट मान लो कि चलो ऐसे कर लो, अब होगी बराबर लगभग। ओके, तो हमने दोनों जो इनैंशियोमर थे ना उनको मिला दिया, तो होगा क्या, मान लो इनैंशियोमर 1 है, इनैंशियोमर 2 है, तो यहाँ अगर मैं बनाऊँ E1, यहाँ मैं बनाऊँ E2, वैसे अगर कभी आए ना किसी को भी समझाना हो लाइफ में रेसमाइजेशन तो ऐसे समझाना। तो अब जो E1 है, मान लो अगर आपका वो लेफ़्ट में घुमाता है तो लाइट ऐसे आ रही थी ना, तो लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये लेफ़्ट में घुमा देता तो लाइट यहाँ चली गई, मान लो। सिमिलरली E2 के केस में भी आप ऐसे समझा सकते हो कि लाइट ने सीधा जाना था, लेकिन क्योंकि ये दूसरा इनैंशियोमर है, दूसरा भाई है, तो वो इस तरफ घुमा देता है लाइट को, ठीक। एक ने घुमाया लेफ़्ट, एक ने घुमाया राइट। तो आप सोचो, खुद सोचो, एक बंदा आप बीच में खड़े हो और आपका एक फ्रेंड आपको लेफ़्ट में खींचता है, दूसरा फ्रेंड आपको राइट में खींचता है। एक लेफ़्ट में खींचता है, दूसरा राइट में खींचता है, और अगर दोनों बराबरी से खींच रहे हैं तो ना आप लेफ़्ट में जा पाओगे ना राइट में। तो यहाँ पे भी यही होगा, जब इस सॉल्यूशन में से अब लाइट जाएगी तो लाइट को वैसे ऐसे जाकर ऐसे जाना चाहिए था, क्यों, अगर पानी होता सिर्फ नॉर्मल तो ऐसे जाती, लेकिन E1 के कारण, मैं कलर चेंज करके समझा रही हूँ, E1 के कारण मान लो वो राइट में रोटेट हो गई, वैसे E1 हमने दूसरा माना था तो चलो मान लो E2 के कारण राइट में रोटेट हो गई, E1 के कारण लेफ्ट में रोटेट हो गई। तो इससे क्या हुआ, आधे बोल रहे लेफ्ट में जा, आधे कह रहे नहीं राइट में जा, लेफ्ट राइट, तो कहता मैंने दोनों की नहीं सुननी, मैं सीधा चला जाऊँगा। तो जब हमने दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाया तो लाइट सही में इस बार सीधी ही चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन कैसे आती है, जब हम दो इनैंशियोमर्स को मिलाते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को काट देती है। एक लेफ्ट में घुमाना चाहता है, एक लाइट में घुमाना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काट देंगी और लाइट सीधी निकल जाएगी। हम ये बात जानते हैं, जो लाइट, कोई भी ऐसा एक कंपोनेंट जो लाइट के रास्ते को बदल दे उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। इन्होंने तो नहीं बदला तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो रेसमिक मिक्सचर एक इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है। और कैसे बनता है, कहता है दो इनैंशियोमर्स को मिक्स करके बनता है। कितनी मात्रा में, इक्वल मात्रा में। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो इनैंशियोमर 1 और इनैंशियोमर 2 में से मैंने इनैंशियोमर 1 ले लिया मान लो 10 यूनिट्स के बराबर, इनैंशियोमर 1 लिया 5, तो इससे क्या होगा खुद सोचो, 10 और 5, तो इनैंशियोमर 10 है 1 वाला और इनैंशियोमर 2 है 5। तो पहले इनैंशियोमर 1 के आप 5 बंदे इकट्ठे कर लो, इनैंशियोमर 2 के भी 5, ये आपस में भिड़ेंगे और एक दूसरे फैक्टर को क्या कर देंगे, काट देंगे। इसके बाद भी अभी इनैंशियोमर 1 में 5 बंदे और हैं, तो अगर इनैंशियोमर 1 लेफ़्ट को रोटेट करने वाला होता तो ये लेफ़्ट को रोटेट हो जाती। ये तो मैंने 5 दिया है, अगर कोई एक भी एक्स्ट्रा हो जाता तो ऐसा ही होता ना, थोड़ी सी रोटेशन आ जाती, थोड़ी सी आए पर आती रोटेशन। लेकिन अब हमने दोनों को एकदम बराबर मात्रा में मिला देंगे तो रोटेशन आएगी ही नहीं। और मैंने जैसे कहा रेजोल्यूशन इसका एकदम उल्टा होता है। तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, एक बीकर में 2 इनैंशियोमर्स पड़े हैं, उनको अलग अलग बीकर में निकालना, इसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन। रेसमाइजेशन एंड रेजोल्यूशन एक दूसरे से ऑपोजिट टर्म है, इनका डिफरेंस बहुत बार आता है। नाउ इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑप्टिकली inactive racemic mixture is separated into its plus and minus enantiomer। ओके, अब रेसमाइजेशन कैसे आएगी, रेजोल्यूशन कैसे आएगी, चलो जी उसे समझते हैं। तो चलिए इन्हें समझिए। तो है यहाँ पे हमारे पास में, मैंने इसमें मेथड के साथ में रेफर बुक इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे ये इसकी मैंने पूरा डिटेल नहीं दिया है, ठीक। तो इसको मैंने से ओवर कैप एक जैसे डिफरेंसेस में आएगा उसके रिगार्डिंग मेथड ऊपर से आए तो आप उसको समझा सको तो दिया है। ऑब्वियसली जो बुक्स में मेंशन होगा ऑब्वियसली उसमें और ज़्यादा डिटेल है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट इन माय ओपिनियन दिस मच इज सफिशिएंट इफ इट कम्स फॉर 3 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेथड में रेसमाइजेशन अलग समझेंगे, रेजोल्यूशन अलग। रेसमाइजेशन का क्या मतलब है, 2 को मिलाना है, ठीक। अब यार यहाँ पे ना आपको 2 को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता है आप क्या भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि एक को पड़े रहने दो और कुछ ऐसा करो कि वो जो पहला आपने इनैंशियोमर 1 डाला ना उसमें कोई चेंज आ जाए और आधा इनैंशियोमर 1 इनैंशियोमर 2 में बदल जाए।
तो भी क्या होगा, दोनों मिक्स मिल ही जाएंगे ना सोल्यूशन में। तो वो हम करने वाले पहले तरीके में, बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज़ थोड़ी याद आ रही है, नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। यहाँ मान लो HOH BR मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट टूल टू राइट ओवर इट, डोंट वरी, आई विल बी परचेजिंग इट सून। तो यहाँ पे हमारा BR है और वहाँ OH। अब ये मैंने क्या बना दी, मैंने बना दी यहाँ पे ये इनैंशियोमर्स बना दी, करेक्ट। तो अब मेरे यहाँ पे इनैंशियोमर 2 बने। अब कैसे बनेंगे, इसको एक बार हटाते हैं यहाँ से और इस सीन की तरफ देखना, जैसे मैंने ब्रैकेट में किया। अब देखो ये बीच में ये जो कार्बन है, मैं इस कार्बन को यहाँ लिख देती हूँ विद रेड पेन। अब यहाँ एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, पैरों में फ्लोरीन, एक तरफ BR एक तरफ OH। अब कहता है यहाँ पे अगर हम कार्बन के जो बॉन्ड के अराउंड हम क्या करें, इसे रोटेट कर दें किसी तरीके से, ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाए, इसकी रोटेशन हो जाए, तो उससे क्या होगा, आधे रोटेट होकर OH BR वाले ही कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे, है ना। आधे को रोटेट हो जाते हैं तो OH BR के कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे, जिसके कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, या कह लो कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स वाले पोजीशन के अराउंड हो जाती है रोटेशन, और जिसके कारण हम एक एनैंशियोमर से दूसरे में बदल सकते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, CH3, यहाँ पे मान लो H2 नहीं आएगा, H आएगा, नीचे OH, ऊपर मान लो फ्लोरीन, मान लो कुछ ऐसा लगा है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मतलब वही है कि हमने रोटेशन करा रहे हैं, हम रोटेशन करा के एक एनैंशियोमर दूसरे में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके बाद इनोलाइजेशन को। तो इनोलाइजेशन 2 तरीके से की जा सकती है, एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन एंड बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। एसिड कैटालाइज का मतलब एसिड डाल के इनोलाइजेशन कराओ, और बेस कैटालाइज में होता है बेस को डाल के इनोलाइजेशन कराओ, ठीक है, ओके। तो इनोल हम कहाँ से बनाते हैं, अगर याद हो कीटो इनोल कभी किया हो टोटोमेरिज्म में, तो हम इसमें यहाँ पे हमारे पास कीटोन कुछ ग्रुप बना होगा, उससे हम इसमें इनोलाइजेशन करा देंगे, और जिसके कारण E1 E2 में कन्वर्ट हो जाता है और रेसमाइजेशन आती है। इसके बाद है बाय SN1 मैकेनिज्म। कहता है SN1 मैकेनिज्म को भी अगर आप फॉलो करोगे तो रेसमाइजेशन आ जाएगी, मतलब आधे बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखो, कहता है ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट करो तो क्या होगा, कहता है 2 डिफरेंट एनैंशियोमर आर मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कहता है जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो उस केस में 2 अलग अलग तरह के आपको एनैंशियोमर मिल जाते हैं। मतलब आपने एक कोई चीज़ उठा कर ली, मान लो आपने कोई A लिया, A में आपने AlCl3 के साथ रिएक्शन किया, तो कहता है यार वो रिएक्शन है 2 तरीके से हो सकती है। एक तरीके से होएगी तो E1 बन जाएगा, दूसरे से होएगी E2 बन जाएगा, दोनों तरीके के होने के चांसेस बराबर हैं, तो इसलिए रेसमाइजेशन हो जाएगी। चौथा है SN2 रिएक्शन। तो कहता है यार अगर आप SN2 रिएक्शन करते हो, आपको पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ऊपर ही हम पढ़ के आए हम रिटेंशन एंड इन्वर्जन में कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के कारण इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आती है मोस्टली। तो इस कारण क्या होगा, कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगी, H और BR वाले BR एंड H वालों में कन्वर्ट अपने आप हो जाएंगे, तो E1 से E2 अपने आप बन जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, बीकर के अंदर रेसमाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। अब रेजोल्यूशन का मतलब दोनों को अलग अलग छांटना। तो पहला तरीका तो वही है, छांटने वाला ही है, हाथों से अलग अलग कर दिया जाए। आसान तरीका है ना, मान लो। लेकिन ये सिर्फ कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ यूज़ होता है बताओ, जब दोनों का साइज़ में कोई ना कोई वेरिएशन हो, नंबर 1। और दूसरा ये सिर्फ तब हो सकता है जब सॉलिड क्रिस्टल हो। क्या पानी को हाथों से अलग किया, कभी दूध में से पानी हटा अलग किया, पानी डाल दिया था, तो नहीं हो सकता, सिर्फ सॉलिड्स में हो सकता है ये हैंड पिकिंग का तरीका। नंबर 2, यहाँ पे ये जो हम इनको सेपरेट करें, इनकी शेप्स में डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, नंबर 2। इसके अलावा यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपने घंटा ही लग जाएगा। आप खुद सोचो ना, अगर आपने 2 अलग अलग तरह के क्रिस्टल हैं, कलर भी सेम है मान लो, तो उनको अलग करना कोई डिफ़िकल्ट, कितना डिफ़िकल्ट काम है। चीनी और नमक को कभी मिलाकर देखो कितना मुश्किल है उनको अलग अलग करना, है ना। तो यहाँ पे भी वो होगा, कहता लेबरस है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका पता क्या है, दूसरा तरीका कहता है यार देखो कुछ ऐसे हमारे पास ना ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो E1 या E2 में से किसी एक को अपना खाना बनाकर खाते हैं और दूसरे को नहीं। एक को खाना बनाकर खाते हैं और दूसरे को नहीं। तो वो क्या करेंगे, जब हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे वो किसी एक को खा जाएगा,
फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कौन सा, दूसरा एनांटियोमर ही बच जाएगा, जिससे रेजोल्यूशन आ जाएगी। वैसे ये चीज़ पता है कहाँ पे यूज़ होती है, जैसे हमारे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में जैसे हमारा है कि हमारा वन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, किसी अदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कैसे है, ऐसी प्रेफरेंस है ना, जैसे हमारी बॉडी में भी ऑर्गेनिज्म ने प्रेफरेंस कर रखी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी प्रेफरेंसेस है, इसी तरीके से नॉर्मल लाइफ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेफरेंसेस रहती हैं, जिस कारण फिर वो एक को खाएंगे दूसरे को नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास रेजोल्यूशन पे। थर्ड मेथड इसका रेजोल्यूशन का है केमिकल मेथड। क्या था, केमिकल से, और ये बेस्ट मेथड होता है केमिकल मेथड। क्यों? क्योंकि देखो यार बायोकेमिकल में क्या हो रहा है, बायोकेमिकल में तो वो किसी एक एनांटियोमर को खा जाएगा। अरे इससे तो आपको एनांटियोमर की कमी हो गई ना, आपको लगता है आपका नुकसान हो रहा है। मान लो अगर मैं बोलूँ कि चलो बच्चों ये आधे आधे कर दो ये पैसे, ठीक है, मतलब ये मैंने मैम को हाफ बांटनी है, इनको ये बहुत बड़े सारे हैं, जैसे मान लो 5 और 1 के चिल्लर थे, आपने 1 रुपये के चिल्लर जो है वो संभाल के रख लिए, 5 रुपये के चिल्लर जो है बच्चे ने बोला ये तो फेंक दो, काम के नहीं है, परे कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपको नुकसान हुआ ना। उसी तरीके से अगर कोई एनांटियोमर खाएगा तो नुकसान होगा। अब आ जाते हैं केमिकल मेथड पे। क्या था, मोस्ट यूज्ड मेथड क्या है, बड़े ध्यान से समझो, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको तोड़ा है, किसी बुक में आपको ऐसा ये तोड़ा हुआ नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट वन आई गेस। अभी जो आज हमने नोट्स देखे उनमें से जो मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट किए हैं वो ये वाला है। बाकी में भी यू कैन सी आई हैव पुट इनफ एफर्ट्स इनटू, ठीक है। हाँ, ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, बिकॉज मेथड अगर 2 to 3 मार्क में आते हैं तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे तो यू विल बी गुड टू गो, ठीक, नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। ओके हाँ, इनोलाइजेशन को इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इलेबरेशन, ये बहुत छोटा है बट अदरवाइज दिस वीडियो हैव गोन इवन मोर लॉन्गर, मतलब आराम से 45 to 50 मिनट्स की हो जाती, दैट आई डिडंट वांट, बट यू कैन स्टिल ऑलवेज कमेंट इट डाउन इन केस यू वांट दैट वीडियो एज वेल, ओके। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट वन। अब यहाँ पे हम केमिकल मेथड को देखो बड़े ध्यान से समझना। क्या था, आपके पास मिक्सचर पड़ा है, हाँ जी ठीक है मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव खुद भी है, ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, नहीं सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, अभी मिक्सचर है, E1 और E2 मिले हुए हैं। कहता अब आपके पास जो मिक्सचर है ना, ऐसा करो उसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाल दो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाल दो आपके मिक्सचर में। तो कहता ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डालने से क्या होगा, 2 डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। डायस्टीरियोमर भी ऊपर किए थे, हाफ मिरर इमेज होती है, हाफ सेम टू सेम होता है ना। कहते क्या होगा, जब आप किसी मिक्सचर में ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डाल दोगे तो वो जो E1 और E2 थे वो ऑप्टिकली एक्टिव के साथ रिएक्ट करके D1 एंड D2 में बदल जाएंगे, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, हमें पता है, देखो सिंपल बता रही हूँ, हम इन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि यार हम पढ़ के आए हैं इनैंटियोमर की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, पढ़ा है ना ये हमने, इनैंटियोमर की प्रॉपर्टी सेम आइडेंटिकल है, तो उनको इसलिए हम अलग नहीं कर पाते। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं यार ऐसा करो, सिंपल से उठाओ, इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डाल दो, जिसके कारण वो डायस्टीरियोमर बन जाएगा। और हम डायस्टीरियोमर पढ़ के आए हैं, उनकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर और फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है। अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गई, तो एक पहले बॉईल कर जाएगा, मान लो इवेपोरेट करता है तो उसको इवेपोरेट होने दो, उसकी वेपर्स को इकट्ठा कर लो, E1 मिल गया, मतलब E1 तो नहीं अभी फिलहाल, पर एक मिक्सचर अलग मिल गया और दूसरा मिक्सचर अलग, या इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डायस्टीरियोमर अलग हो जाएंगे। आप इसको सिंपल लिख सकते हो कि डायस्टीरियोमर्स एज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अब इसके आगे क्या करना है, कहते हैं यार यहाँ देखो, कहते हैं बड़े सारे प्रोसेस हैं जिससे ये सेपरेट किया जा सकता है। डायस्टीरियोमर ही तो है, जैसे अभी तो मैंने बताया, मैंने ईजी सा बताया ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, एक को उबल के ऊपर चला जाएगा। जैसे सिंपल सी चीज़ है, मान लो आपने चीनी वाला पानी ले लिया, ठीक, अब आपने वो चीनी में घुला हुआ पानी में से आपने चीनी अलग करनी है, पानी अलग करना है, कैसे कर सकते हैं, सिंपल पतीले में डालो, उसे गैस पे चढ़ा दो, फिर क्या करो, पानी अगर आपको बचाना है वो वाला, तो पानी के ऊपर मतलब वो पतीले के ऊपर थोड़ी प्लेट रखो। देखो आप प्लेट ना अपने अकॉर्डिंग रखना है, ऐसा ना हो कि आप प्लेट रखो और सारा पानी उबल के वापस से नीचे गिरे, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि जब बीकर में वो आग मतलब वो गर्म होगा, वेपर्स बन के ऊपर जाते प्लेट में, और अगर अच्छी तरह से ढका हुआ कहीं से गैस बाहर नहीं निकली तो पानी वापस से नीचे आ जाएगा कंडेंस होकर। हम वो नहीं चाहते, हम क्या चाह रहे हैं कि हम प्लेट को कुछ इस तरीके से सेट करें, या प्लेट में हम कोई ऐसा एक
होल कर दें उस ट्रे में, कोई एक छोटा सा होल करके उसमें पाइप लगा दें, जिस कारण, और वो थोड़ा टेढ़ा भी कर दें। जब हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं, खुद भी देखो, जब हम क्या करते हैं, जब दूध के ऊपर से छाननी हटाते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है, जब हम वो प्लेट को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे, तो पानी नीचे आ जाता है ना, सेपरेट हो जाता है। तो वैसे ही हम कर भी सकते हैं। सेपरेट क्या होता है, बेसिकली दूध में गिर जाता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज़ है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा ही रखेंगे, जिस कारण जो वेपर इसके ऊपर बन के जाकर वो ड्रॉप्स बन रही होगी, वो हमारी पाइप से एक कंटेनर में आ जाएंगी, जिसके कारण हमें पानी मिल जाएगा ऊपर से, और बीकर में बच क्या जाएगी, चीनी के क्रिस्टल। आपने देखे होंगे क्रिस्टलाइजेशन फिर से हो जाती है चीनी की, जब कभी करके देखना। तो इससे क्या हुआ, चीनी और पानी अलग हुआ। तो ऐसा ही कोई तरीका यूज़ करके हम डायस्टीरियमर को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे इस तरीके से। हाँ, चीनी को साड़ मत देना, वो अलग पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो कहते हैं इनको सेपरेट कर दिया। कहता अब देखो, E1 E2 को अलग अलग करना आसान नहीं था, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर डाल के उसको D1 D2 का मिक्सचर बनाया, जिसको आप अलग अलग कर सकते हो। फिर क्या कहता, फिर कहता है इसके ना दो दो भाग में दोनों टूट जाएंगे। क्या कहते हैं, इनकी डीकम्पोजिशन करा दो। हमने क्या किया था, हमने E1 प्लस E2 के अंदर डाला था ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, जिसके कारण वो बन गया D1 प्लस D2, ठीक। तो हमने D1 अलग कर लिया बीकर में, एक बीकर में D2 कर लिया। कहता है इसको कराओ डीकम्पोजिशन, D1 से वापस क्या बन जाएगा, E1 प्लस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, है ना, यही होगा। तो देखो, एक तरफ बन गया E1 ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ, दूसरे बीकर में बन गया E2 ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ। बाद में उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को हम छांट के अलग कर लेंगे, तो E1 और E2 हो गए अलग। केमिकल मेथड बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इतना डेप्थ में इसको समझाया। With this, all your topics regarding optical isomerism are done. So, all these three parts, I have covered all the topics. I can show you whatever topics are covered till now. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्टिंग से ही इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंगल ऑफ रोटेशन, पोलैरिमीटर, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन किस चिड़िया का नाम है, कायरलिटी क्या होती है, किस में कायरल है, कौन कायरल नहीं है, ये समझाया। सिमेट्री की बात की, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सब क्या है, असिमेट्रिक और डायसिमेट्रिक में क्या फ़र्क है, मतलब डिससिमेट्रिक में क्या फ़र्क है, क्या होते हैं ये, स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं, इनैंशियोमर और डायस्ट्रोमर क्या है और उनमें फ़र्क, मीसो कंपाउंड क्या है, प्रोकायरल मॉलिक्यूल क्या है, रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, रेजमाइजेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों के मेथड क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. So I hope you all your doubts regarding this would be covered. If not, then you can comment it down for the whatever topic you want me to cover again.